गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है काफ़ी ख़ास है। बहुत सारे लोग ये मानते होंगे कि उनको बहुत कुछ अच्छे से इसके बारे में पता है, लेकिन जितना अगर मैं बताऊंगा उसको आपको कुछ ना कुछ नया लगेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार एनसीईआरटी कैसे रीड करी जाती है। काफ़ी लोगों को सुन के लग रहा होगा इसने एनसीईआरटी 10, 20, 50 बार रीड करी होगी, उन्हें लगा होगा हमें तो पहले से भी पता है। लेकिन यकीन मानिए, जिस तरीके से मैं बताऊंगा कि एनसीईआरटी कैसे रीड करी जाती है, आपको वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हुआ। क्योंकि मैं केंद्रीय विद्यालय, जिसे कई लोग केवी, कई लोग सेंट्रल स्कूल बोलते हैं, मैं उस स्कूल का स्टूडेंट हूँ। तो हम लोगों को बचपन से ही एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है और बताई जाती है कि एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम कृष्ण, काफ़ी लोग पहले से जानते हो, काफ़ी लोग पहली बार सुन रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार मैं एनसीईआरटी कैसे रीड करा। मैं आज आपको नोट्स भी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आखिरकार एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। देखो, जो पहली बार सुन रहे होंगे वो भी इसको जरूर सुने, और जो लोग कई बार एनसीईआरटी पढ़ चुके होंगे वो भी जरूर सुने। क्योंकि मैं एक जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्होंने एनसीईआरटी 100 बार रीड करी है, 100 बार। क्योंकि वो ड्रॉपर तो उन्होंने कई बार प्रिपरेशन की, फिर भी उनको एनसीईआरटी रीड करनी नहीं आती थी। जब मैंने उनको बताया तो उनको काफ़ी अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट आया और ज़्यादा उन्होंने स्कोर किया है। पहली बात बता दें कि एनसीईआरटी हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो आप जेईई मेंस, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आईएएस की कर रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको एनसीईआरटी बहुत ही खास है। मैं बताऊंगा कि आपके लिए एनसीईआरटी इतनी खास क्यों रखी गई और सब क्यों कहते हैं कि एनसीईआरटी रीड करना मस्ट है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि एनसीईआरटी हमें क्यों रीड करनी है। तो आज वैसे मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिर भी मेरे से एक क्वेश्चन एक बच्चे ने कहा कि सर बताइए कि एनसीईआरटी कैसे रीड करनी है, क्यों रीड करनी है, और हम सबसे क्यों कहा जाता है कि एनसीईआरटी रीड करनी है। तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे अगर मैं सिंपल सी आपसे बात करूं कि जैसे मान गैस स्टेट के बारे में बात करता हूँ, केमिस्ट्री की टॉपिक है गैस स्टेट। मान लो मुझसे किसी ने कहा है कि आपके सिलेबस में गैस है, मतलब गैस जेईई मेंस या नीट, अब जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें टॉपिक आने वाला है गैस। तो अगर आप इसको नेट पे सर्च करने जाओगे तो इसके बारे में इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। अगर आप इसको पढ़ने बैठे तो आपकी एक ज़िंदगी पूरी चली जाएगी सिर्फ गैस रीड करने में। आप यहाँ से बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। फिर चलते हैं, अगर आप मान लो कोई बुक उठा लेते हैं, अगर आप देखेंगे तो गैसेस स्टेट पे इतनी सारी बुक रखी हैं कि आपके घर में लाइब्रेरी बन सकती है। तो आप कहेंगे कि इससे भी नहीं है। लेकिन आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है, आपको अपना कोई एग्ज़ाम जैसे नीट, जेईई मेंस कब का देना है और इसमें कितना आएगा, वो सब हमें एनसीईआरटी बताती है। कई लोग, मैंने ये भी सुना है, कई लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी नहीं रीड करनी चाहिए, उससे कुछ नहीं होता है, फलाना ढिकाना ढिमकाना। लेकिन जो मैंने रियलाइज़ किया है, जो मैंने नोटिस किया है, जो मैंने अपने स्टूडेंट के साथ इफेक्टिव बताया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट आया। और मैंने अपनी एज से ज़्यादा के लोग जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं नीट की, उनको भी मैंने सजेशन दिया और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से वहाँ रिजल्ट देखने को मिला है। तो यकीन मानिए, मैं ऐसी कोई भी फालतू की बात नहीं करता हूँ जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। मैं वही बात करता हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करी हो, मैंने दूसरे को सजेशन दिया, उसमें रिजल्ट अच्छा आया हो, और मैं अपने जो स्टूडेंट को बताता हूँ। तो आप भी इस बात को बहुत प्यार से और अच्छे से सुनिए और रेस्ट बिल्कुल तरीके सुनिए कि आपको एनसीईआरटी कैसे रीड करनी है। तो एनसीईआरटी रीड क्यों करनी है, उसका एक रीज़न है कि एनसीईआरटी ही बताता है कि आपका सिलेबस में कितना क्या आएगा। क्या बताता है कि जैसे मान लो गैस स्टेट आपने रीड किया है तो बताएगा कि आपके लिए कितना है, आपको कितना एग्ज़ाम में आएगा। मतलब एक प्रकार के सिलेबस डिफाइंड कर देता है। मतलब क्या कर देता है, एक सिलेबस डिफाइंड कर देता है। और दूसरी बात, एक फाउंडेशन की तरह ये बुक फाउंडेशन की तरह काम करती है। और तीसरी बात यह है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में लिखी गई है। मुझे शायद किसी ने बताया था, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, कि एक एनसीईआरटी लिखने के लिए 27 लोगों की टीम बैठती है। 27 लोगों की टीम बैठती है, उसमें सब लोग एक्सपर्ट होते हैं और कई लोग आईआईटी के प्रोफेसर भी होते हैं। जिसके पास एनसीईआरटी हो तो अगर वो खोल के देखे किताब तो उसमें देखना स्टार्टिंग में बहुत सारे टीचर्स के नाम दिए रहते हैं और कहाँ से, उन सब के बारे में आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि कैसे इसको बेहतरीन तरीके से समझाया गया है।
यकीन मानिए कि एनसीईआरटी किसी एक या दो राइटर ने लिखी है, इसको लिखने के लिए कई राइटर एक साथ असेंबल्ड होते हैं, वो तब जाके एनसीईआरटी लिखते हैं। तो एनसीईआरटी ये समझ लीजिए किसी भी सब्जेक्ट की गीता है कि आप उसे जितनी बार रीड करेंगे उस बार आपको कुछ नई नई चीज़ आपको हमेशा मिलती रहेगी। आप 1000 बार भी आप उसे रीड कर लेंगे और जब आप 1001 बार रीड करने वाले होंगे तो यकीन मानिए आपको उसमें कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा। तो इसलिए एनसीईआरटी कुछ ज़्यादा ही खास है। और केमिस्ट्री की तो एनसीईआरटी इतनी ज़्यादा खास है इसकी कोई हद नहीं है। आईएएस वाले जो प्रिपरेशन करते हैं उनसे भी कहा जाता है कि आप एनसीईआरटी पहले रीड करके आइए फिर आगे जाइए। तो एनसीईआरटी एक प्रकार का क्या है, फाउंडेशन है, मतलब क्या है, फाउंडेशन बुक है। एनसीईआरटी बताता है कि आपको कितना पढ़ना है और किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो पहली बात है कि एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि एनसीईआरटी ही बताती है कि आपको एग्जाम में कितना आने वाला है, कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, पहली बात है। तो कोई कितना भी आपको मिसगाइड करे, कोई कितना भी कहता रहे कि आप एनसीईआरटी रीड ना करें ना करें ना करें, और आपको भी बोरिंग भी लगता हो, क्योंकि आप जब देखते हैं कि आप एनसीईआरटी रीड अच्छी से पूरी कर लेते हैं, आपको लगता है कि आपने अच्छे से रीड कर ली, और जब आप कोई क्वेश्चन लगाने जाते हैं या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन देते हैं तो वहाँ कुछ नया क्वेश्चन आ जाता है और आपको लगता है कि हमने जितनी एनसीईआरटी पढ़ी वो सब बर्बाद करके रखी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एनसीईआरटी 1 या 2 बार तो जरूर पढ़नी है। जिस तरीके से मैं बताऊंगा आपको बहुत इफेक्टिव भी होगा। तो आपको एनसीईआरटी इसलिए पढ़नी है क्योंकि वो एक प्रकार का फाउंडेशन। अब मेन बात पे आते हैं, बिना किसी बकवास के, बिना किसी टाइम वेस्ट के, कि आखिरकार एनसीईआरटी रीड कैसे करनी है। जो मैं आपको पहले तरीका बता रहा हूँ, पहला जो आपको तरीका है, यकीन मानिए बहुत सारे लोगों को बोरिंग लगती है। आप भी अगर पहली बार रीडिंग करेंगे तो आपको ही बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगी, और जो ड्रॉपर होते हैं उन्हें ये और ज़्यादा बोरिंग लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है हमें सब कुछ आता है, उन्हें कुछ भी नहीं आता उस चीज़ से। तो पहली बार जब आप एनसीईआरटी रीड करने वाले हो तो आप अपने नोट्स, मतलब आप पे एक पेन और कॉपी लेके साथ में बैठ जाएं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने प्रिपरेशन करी थी, मैं किसी जैसे मेरे अपने नोट्स आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने कैसे करी। जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर है, स्टार्टिंग बता रहा हूँ, जब मैं 11th में था, तो जैसे मैंने वर्क एनर्जी एंड पावर रीड किया है, तो वर्क एनर्जी पावर जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता था उस टॉपिक में, मैंने वो सारी चीज़ नोटिस करते गया। यकीन मानिए जितनी जो नोट्स मैंने सब प्रिपेयर करे हैं सब एनसीईआरटी से ही प्रिपेयर करे हैं। मतलब नेक्स्ट 0 से लेके हीरो तक बनाने तक ये सब एनसीईआरटी के ही नोट्स हैं। और आप यकीन मानिए एक चैप्टर को मैंने इतनी बार रीड करा है कि मुझे यहाँ तक कि पेज नंबर भी याद है कि कौन से पेज पे क्या लिखा। जैसे मैंने वर्क एनर्जी एंड पावर रीड किया, फिर मैंने मतलब दूसरे चैप्टर रीड्स करते गए, तो आप देखेंगे इस नोट्स में आपको वर्क पावर एनर्जी कई बार आपको देखने को मिलेगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार आपको एक ही टॉपिक कई बार मिलेगा, क्योंकि मैंने जब भी इसको रीड किया है हमेशा नोट्स इसको प्रिपेयर किया है। इसलिए मेरे इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि मैं अगर कोई मुझसे पूछ ले कि कहाँ कौन सी चीज़ लिखी है, तो मैं पेज नंबर उसकी पोजीशन बता सकता हूँ कि कहाँ क्या लिखा है। मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं और मैंने इस तरीके से क्यों बनाए हैं, क्योंकि मैं हमेशा इफ़ेक्टिव वे में वर्क बिलीव करता हूँ, ना कि हार्ड वर्क में। हार्ड वर्क करते रहिए, उससे फ़ायदा नहीं होगा। आपको कोई भी काम इफ़ेक्टिव तरीके से वर्क करना है। तो पहली बात हो गई कि आपको जब एनसीईआरटी रीड करें तो पेन और कॉपी साथ में लेके बैठें। जो जो आपको खास और अच्छा लगे और ट्रिकी लगे उसको आप लिखते जाइए। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे नोट्स कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि आखिरकार नोट्स कैसे बनाते हैं। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हर टॉपिक बहुत स्पेसिफिक होता है, बहुत खास होता है। मैं दूसरों की तरफ फालतू बात नहीं करता हूं कि एक ही वीडियो में सब कुछ इन्वॉल्व कर दें। एक वीडियो में सब कुछ इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता है। अगर किया जाएगा तो लेंथ उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हर बात अपने आप में बहुत खास होती है। उस खास बात को समझाने के लिए खास टाइम चाहिए पड़ता है। तो पहली बात है कि आपको पेन कॉपी साथ में लेके बैठना है। कई लोग ऐसा करते होंगे, मैं जानता हूँ। जब एक बार आप रीड कर लें, आपने क्या किया, एक बार आपने एनसीईआरटी रीड कर ली है तो आप वैसे रख दीजिए। अब उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाना सॉल्व करिए, क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट करिए। आपने रीड कर ली है, आपने अब क्या किया, क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट किए हैं। जितने भी आपके बुक्स, जितने भी आपको क्वेश्चन अवेलेबल हो उस टॉपिक से रिलेटेड, आप किसी भी लेवल का लगाइए, उससे मतलब नहीं है।
इसका मतलब कि आप उस चीज़ के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करिए। और मेरा सबसे बेस्ट तरीका होता है, जैसे जब मैं केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं जनरली कंसंट्रेट करता हूँ आईआईटी पर, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आईआईटी की प्रिपरेशन नहीं करनी, फिर भी मैं लगवाता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना वो बहुत इफेक्टिव है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। तो इस एक्सपर्ट होने का मतलब है कि आप कहीं का भी क्वेश्चन आए उस टॉपिक से रिलेटेड, आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से फोड़ सकें। इसलिए मैं कहता हूं कि जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो आप उससे लगाइए। तो आप क्या करिए, आप क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं, कितने हैं, 100 क्वेश्चंस हैं। तो आप अगर एनसीईआरटी रीड करेंगे, जब करेंगे तो मान लीजिए आपको, मैं मानता हूँ कि आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए। कितना सॉल्व करें, आप सिर्फ 20 क्वेश्चन ही सॉल्व करेगा, इसका मतलब है कि आपके परसेंटेज है 20%, और 20% में सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है। इसका मतलब है कि आप 80% तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। जब 80% आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड होने लगेंगे, आपका सिर घूमने लगेगा कि यार मैंने इतना ज़्यादा रीड किया लेकिन फिर भी किसी काम का नहीं। आप तब भी गिव अप मत करिए। जितने सारे क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आपके दिमाग में आ गया है, आप उसी टॉपिक को दोबारा एनसीईआरटी से रीड करना स्टार्ट करिए। क्या करिए, आप उस टॉपिक को दोबारा एनसीईआरटी से रीड करना स्टार्ट करिए। और जब आप दोबारा उस क्वेश्चन को उससे रीड करेंगे तो यकीन मानिए आपको उस बार कोई नई चीज़ मिलेगी। और जब आप उस क्वेश्चन को मतलब उस टॉपिक में कोई नई चीज़ मिलेगी तो आप उस जो आपने 100 क्वेश्चन किए थे उसमें से आपको 80 क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे कि आपको 80 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, आपने 80% सॉल्व कर लिया है। तो इसका मतलब कि आपको एनसीईआरटी और बेहतरीन तरीके समझ में आएगी, लेकिन आपको प्रोसीजर वही करना है कि आपको पेन और कॉपी दोनों साथ में लेके ही बैठना है, तभी आपकी एनसीईआरटी पढ़ना इफेक्टिव होगी। जब आप पढ़ें तो आप उसके दोबारा नोट्स बनाइए। क्या करिए, आप दोबारा नोट्स बनाइए। जब आप एनसीईआरटी, तो आपने एक बार रीड किया बिना क्वेश्चंस के, पेन कॉपी के साथ दोबारा रीड किया आपने क्वेश्चन पे, और अब है कि आपको तीसरी बार भी एनसीईआरटी रीड करनी है। वैसे लेकिन इन दोनों के एनसीईआरटी जब रीड करें तो उसमें आपको कम से कम गैप रख सकते हैं, जैसे आप रख सकते हैं 3-4 दिन का गैप रख सकते हैं। आपको करना है तीसरी बार एनसीईआरटी आपको कैसे रीड करनी है। तीसरी बार आपको ऐसे रीड करनी है कि जैसे मान लीजिए आप इतने परसेंट आपको क्वेश्चन सॉल्व हो, किसी की परसेंटेज कम भी हो सकती है, किसी की ज़्यादा भी हो सकती है, वो आप अपनी पढ़ने की इफिशिएंसी होती है कि आप कितने अच्छे से उसे पढ़ रहे हैं। आपको थर्ड टाइम एनसीईआरटी रीड करनी है और थर्ड टाइम आपको वही सेम टू सेम प्रोसीजर करना है कि आपको पेन एंड कॉपी दोनों साथ में लेके बैठना है। पहली बात, पेन एंड पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका बताऊं कि आप अगर वीडियो भी किसी की देख रहे हो, कहीं की मेरी किसी की भी देख रहे हो, तो पेन एंड कॉपी साथ में लेके बैठिए, तभी आपकी पढ़ाई इफेक्टिव होती है। थर्ड बार आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, आप इसमें मतलब कुछ दिनों का गैप रख सकते हैं, कोई बात नहीं। तीसरी बार आपको एनसीईआरटी रीड करनी है और जिसमें जो आपको टॉपिक कठिन लगे, जैसे ये यकीन मानिए कि जैसे मैं जब 10th क्लास में था और केमिस्ट्री रीड कर रहा था तो उसमें एक एरोमेटिक आया था। क्या था, एरोमेटिक वर्ड आया था। एरोमेटिक मतलब जो आपके 11th-12th में बेंजीन रिंग से रिलेटेड है, जो नॉन साइंस होने समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, एरोमेटिक से रिलेटेड था। तो लेकिन मैंने उस शब्द के पीछे पड़ गया था कि आखिरकार एरोमेटिक क्या था। इसका मतलब है कि मैंने बेंजीन को 10th क्लास में ही रीड कर लिया था। मुझे हक्कलसरूस बेंजीन इसको समझने में मुझे टेंशन नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि एनसीईआरटी में जो आपको एक शब्द भी आपको अगर मिले, वैसे अगर जिसने पढ़ी होगी 10th क्लास तक एनसीईआरटी तो उसे पता होगा एरोमेटिक, एरोमा के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है एरोमेटिक। लेकिन मैं समझ गया तो आखिरकार एक टॉपिक भी मेरे लिए बहुत खास था, तो मैंने एक सिंपल सा किया कि उस टॉपिक को निकाल लिया। उस टॉपिक को मैंने अपने टीचर से उससे रीड किया, मतलब हमारे टीचर ने बहुत मुझे हेल्प की और एरोमेटिक मुझे बेंजीन पूरी समझा दी। इसका मैं 10th क्लास में ही रीड कर लिया था। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपको उसमें कठिन कठिन शब्द या टॉपिक लगे उसको आप एक जगह लिख लीजिए। जितने भी ऐसे मुझे एरोमेटिक लगा तो मैंने सारे टॉपिक एक जगह लिख लिए। उस टॉपिक को फिर इस पे आप हाई लेवल पे जाइए, मतलब बाकी जो आपके क्वेश्चन हो गए हैं, अब जो आपका जो गैप बच रहा है उसको कवर अप करने के लिए वो क्वेश्चंस हैं, मतलब टॉपिक है, उस टॉपिक को निकालिए। अगर सिंपल से कहीं एक सिंपल सा वर्ड्स भी लिखा हो, एक अक्षर भी लिखा हो, आपको उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है।
तो आपको क्या करना, उस चीज़ के बारे में आपको ले लेना है। और उस चीज़ अगर आपके पास टीचर अवेलेबल है तो आप उसको टीचर से मतलब पूछिए, नहीं है तो आप यूट्यूब पे देखिए। यूट्यूब पे तभी देखना जो आपके लेवल का हो। जैसे अब एरोमा पढ़ने जाओगे तो एरोमेटिक मतलब आपकी लेवल से लेकर हाई लेवल तक भी है। तो सबसे पहले डिसाइड करिए कि आपके लेवल का कोई टीचर क्या है और आपके लेवल का क्या पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ से तो आप उसको वहाँ से कवर अप करिए और उसके आपको पूरे नोट्स बनाइए। जब आप इतना सब कर लेंगे, जब आप 3 बार एनसीईआरटी रीड कर लेंगे तो यकीन मानिए कि आपको एनसीईआरटी इतने अच्छे से हो जाएगी कि आप उसका हर एक एक पेज आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और एनसीईआरटी या किसी बुक रीड करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो मैं मानता हूँ कि अगर आपने एनसीईआरटी या किसी बुक को आपने अच्छे से रीड किया हो तो आपको उसके पेज नंबर भी याद होने चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है। इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है और कौन से पेज नंबर पे लिखी है, तभी मैं मानता हूँ कि आपने कोई बुक्स रीड करी है। तो अगर आपसे कोई रैंडमली पूछ ले कि ये वाली चीज़ कहाँ लिखी है तो आपको याद होना चाहिए कि एनसीईआरटी में कहाँ लिखी है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब है कि आपने एनसीईआरटी सही से पढ़ी ही नहीं है। अगर 3 बार में भी आपको इतना क्लियर ना हो तो चौथी बार करिए, 5वीं बार करिए, 6ठी बार करिए, लेकिन प्रोसीजर वही सेम रखना है। आपको 3 बार उसी तरीके से करना है। अगर आप चौथी बार करने वाले तो सेम टू सेम ये प्रोसेस करिए, 5वीं बार ये दूसरा वाला करिए और 6ठी बार तीसरा वाला करिए। जब तक आपको उसके पेज नंबर याद ना हो जाए कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है, तब तक आप एनसीईआरटी को सही से नहीं समझ पाएंगे। तो मैं यकीन मानता हूँ कि आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि आखिरकार एनसीईआरटी रीड कैसे की जाती है। अगर किसी ने द सीक्रेट नाम की एक किताब पढ़ी हो, मेरे पास भी, मैं आपको बता सकता हूँ द सीक्रेट अगर आपने किसी ने बुक पढ़ी हो तो उसने बताया कि आप दूसरे की हेल्प करिए, आपको और कोई हेल्प करेगा। तो आप ये हेल्पिंग प्रोसेस में बिलीव करिए और आप एक दूसरे के साथ फॉरवर्ड करते जाइए लिंक, और मतलब वीडियो शेयर करिए। देखना आपको भी आप ये गोल में या फिर आपको सक्सेस अचीव करने में आपको भी हेल्प होगी। मतलब आप इतनी बात समझ चुके हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई टॉपिक या कोई कन्फ्यूजन हो तो बेहतरीन तरीके से मुझसे पूछ सकते हैं। 11th क्लास का मैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का पूरा कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ और हर टॉपिक में आपको पीएचडी करा दूंगा। टॉपिक में पीएचडी कराने से मतलब ये है कि आपको हर चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आती जाएगी और आप उससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स या कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में लिख के आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इस टॉपिक या इस बात में मुझे कन्फ्यूजन है, तो मैं उस चीज़ को और ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा सकता हूँ।